हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम सोनी है और मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ लेबर लॉ का, जो कि कंप्लीट क्लास लेकर आई हूँ लेबर लॉ के टॉपिक पे। और इसमें आपको फ्री मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। 12 से 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में इससे रिलेटेड ही इस टॉपिक पे। और ये लेक्चर 1 है, टोटल 13 लेक्चर कराऊंगी मैं। और जो कराऊंगी, जितना कराऊंगी, जो क्वेश्चंस आपको दूंगी, आप इतना पढ़ लोगे ना, आपका काम टॉपिक की आपका 12 से 15 क्वेश्चंस आपके हाथ में रहेंगे। और वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाऊंगी, ट्रिक के साथ, जो कि भूलने की कोई ये चांस ही नहीं है। तो हम आगे देखते हैं लेबर लॉस। इसमें से पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जिन ये सब्जेक्ट्स है यूपीएससी ईपीएफओ, जिसका एग्जाम 30 नवंबर को होने वाला है। सबको पता चल गया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है इसका। तो ये सब सब्जेक्ट्स, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल इंग्लिश, कल्चर से रिलेटेड, हेरिटेज, फ्रीडम, करंट इवेंट्स हो गया, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, अकाउंटिंग ऑडिटिंग हो गया, इंडस्ट्रीज रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के, और प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है इंडियन इकोनॉमी। हाँ, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आएंगे। इन लाइक करंट अफेयर से भी आएंगे, इकोनॉमी अभी क्या क्या चेंजेस हुआ है रिसेंटली, क्या क्या न्यूज है इसके। और इकोनॉमी से रिलेटेड भी आएंगे, जैसे जीडीपी क्या है, अभी चेंजेस आए थे, 3 स्लैब्स हुआ है। फिर जीएसटी, बजट, बजट के टॉपिक पे बहुत सारे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से हमारा ये सब्जेक्ट से है हमारा एग्जाम के लिए, जिसमें टोटल मार्क्स होगा 100 का। और 2 घंटे टाइम आपको दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100, जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट से ये सब कॉमन सब्जेक्ट ले लिया है। और इसमें मेन कोर हम सब्जेक्ट देखते हैं। कोर सब्जेक्ट जो कि सारे सब्जेक्ट थेरोटिकल है। थेरोटिकल आएगा, कोई जैसे अकाउंटिंग हो गया, तो आप तो वहाँ कोई अकाउंटिंग का टेबल बनवाएगा नहीं, जो भी होगा क्वेश्चन थेरेटिकली पूछेंगे ना। तो वो ये कोर सब्जेक्ट हो गया। अगर इसमें आप कमांड अच्छे से बना लेते हैं ना, तो आपके पूरे मतलब 75% आपके क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। और चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के एग्जाम में। तो जैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जैसे मैं बताई थी, इंडस्ट्रीज रिलेशंस एंड लॉस हो गया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और तो मैं इस सारे जो भी कोर्स सब्जेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, इस सारे की क्लास लेने वाली हूँ मैराथन, वो भी फुल वीडियो के ट्रिक्स के साथ। तो मैं आज लेकर आई हूँ ओनली लेबर लॉज के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसमें टोटल कितने होते हैं? टोटल 29 एक्ट होते हैं, जो कि मैं ओनली 13 कराऊंगी, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी ज्यादा, ओनली 13 कराऊंगी। और मैं श्योरिटी 100% श्योरिटी और गारंटी दे रही हूँ। जितना बोलूंगी, जो क्लास कराऊंगी, जितना पीडीएफ दूंगी, मटेरियल्स जो भी दूंगी, अगर उतना आप कर लिए ना, उतना कर लिए, पक्का पूरा 100% इसी से क्वेश्चन, बाहर से एक क्वेश्चन भी आपको दिखाई नहीं देगा। और इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, ये श्योरिटी के साथ क्यों बोल, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में जब एग्जाम होते तो मैंने उसका प्रिपरेशन कराया था अपने ऑफलाइन क्लासेस में। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी से आए थे, और मेरे पास पहले से एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए। तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और रही बात ये और दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो मैं इसके लिए मैराथन लेके आऊंगी। अकाउंटिंग के लिए मटेरियल रेडी है, बस मैराथन लेना है। ऑडिटिंग के लिए रेडी है, इंश्योरेंस का वन मैराथन लाऊंगी पूरे, जीरो टू हीरो लेवल तक पूरे मास्टर क्लास लेके आऊंगी। और इंडस्ट्री रिलेशन का भी लेने वाली हूँ कुछ दिनों में। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर लॉस के बारे में। तो लेबर लॉस होता क्या है, पहली बात। तो लेबर लॉस होता क्या है, जैसे हम किसी लेबर के आप सब जानते हैं लेबर होता क्या है। लेबर होता है किसी इंसान के अंडर जो काम करता है, वो होता है लेबर। ये इंसान जो रहता है वो इसको सैलरी देता है इन टर्म ऑफ मनी। इंटर मनी, जो 31 मंथ के पीरियड में जितना ये काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये अपने सैलरी देगा इसको। तो उसे बोलते हैं, इसे लेबर बोलते हैं, ये होता है लेबर। अब ये इंसान पैसा देगा, कितना देगा, अगर कुछ गलत कर दिया या कुछ टाइम से नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम कर दी, तो उसके लिए कोई रूल होना चाहिए ना, गवर्नमेंट के थ्रू कोई रूल होना चाहिए, ताकि ये कंप्लेन कर पाए उसके, वरना तो ये कोई भी कुछ भी कर लेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉ बनाया है, जिसमें स्पेसिफाई करता है एम्प्लॉयमेंट लॉ का। और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और लीगल राइट्स भी है, क्या क्या लीगल राइट्स होना चाहिए वर्कर्स का, लेबर का होना चाहिए, इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्पेसिफाई है लेबर लॉ के अंदर। और इट डिफाइंस करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ वर्कर बी यूनियन मेंबर्स, एंड वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, जैसे जो इंसान जहाँ काम कर रहा है वो वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, कोई वहाँ डेंजर काम नहीं होना चाहिए, कोई अनसेफ नहीं होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, उनका उनका भी लाइफ है, उनका भी सेफ्टी होना चाहिए। ये सब डिफाइन करता है, वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, वर्कर्स कैसा होना चाहिए, सब। और उसके बाद ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में ये बातें लिखी गई है, तो वो भी आप, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे आए थे, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप बस ये नंबर्स देख के जाइएगा, इसके अंदर क्या है उससे आपसे मतलब नहीं है, बस आप ये कौन से आर्टिकल्स लेबर लॉ के अंदर आते हैं वो सब आप देख लीजिएगा। पहले तो है 14, फिर 19, फिर 21, 23, 24, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा। और ये सब लेबर लॉस होता है क्या, जो अंडर काम कर, जिससे मैनेजर अपने वर्कर्स को सैलरी करता है, और फिर बॉस अपने मैनेजर को करता है, मैनेजर को सैलरी देता है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर जो अपने वर्कर को क्या सैलरी करता है, ये सब आते हैं लेबर लेबर लॉ के अंदर। नेक्स्ट, इसके लेबर लॉ के 3 स्कोप है। हाँ, पहले बहुत सारे एक्ट थे, मिक्स्ड, सारे एक्ट्स मिक्स्ड थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ओनली 4 कोड में इसे डिफाइन कर दिया, 4 कोड्स। जैसे हो गए पहले लेबर के लिए, फिर इंडस्ट्रीज रिलेशन के लिए, इंडस्ट्रीज रिलेशन कैसा होना उसके अंदर, और फिर सेफ्टी से रिलेटेड, फिर वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड। इसके अंदर कुछ एक्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया है, अलग अलग ग्रुप में कर दिया है, ताकि ये ग्रुप इनके लिए हेडिंग डाल दिया, कोड्स में डिफाइन कर दिए। पहले एक्ट्स बोलते थे हम, अब कोड में हो गया। तो हम पहले लेबर लॉ की बात करेंगे, और इंडस्ट्री रिलेशन का मैं अलग से सेपरेट एक मैराथन लूंगी, जिसके लिए अब बहुत जल्द लेने वाली हो, आप रेडी रहिएगा, ठीक है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगी कब लेने वाली है और किस टाइम लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसका लेबर लॉ का 3 स्कोप है। पहला तो इंडस्ट्री रिलेशन है, फिर वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, उनका हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सॉरी। नेक्स्ट, इनके एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स भी होता है। स्टैंडर्ड्स इन द सेंस जनरल हॉलीडेज क्या कितना होना चाहिए कि, जैसे हमारी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस, उस दिन हॉलीडेज रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो सब इन्फॉर्म करता है। उनका लीव होना चाहिए, एनुअल लीव मिलना चाहिए, वर्किंग आवर्स मैक्सिमम 9 आवर्स रहना चाहिए, ये नहीं कि 24 आवर्स ही आप काम कराओगे उससे और सैलरी से कम दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफेयर नहीं होना चाहिए कुछ भी, मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप 1 मंथ काम कराओ और मिनिमम कितना, मिनिमम पूरे 9 घंटा कराओ काम और मिनिमम 10,000 दो, इसे 10,000 दो, ऐसे इसमें तो उसका फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी, उनका हाउस रेंट, डेली के खर्चे, वो सब नहीं हो पाएगा ना 10,000 में। और उनके ले ऑफ पेंशन कैसे मिलना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब हमारे एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स में आते हैं। और एम्प्लॉयमेंट लॉ का 2 बोर्ड कैटेगरीज है, 2 बोर्ड। एक तो पहले तीन होते हैं इंसान, पीपल्स, उनके बारे में, जो कि कौन कौन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं और यूनियन होते हैं। और ये इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, पहला ये और ये। तो ये कलेक्टिव है, तीनों में कलेक्टिव के लिए बात करेगा, कलेक्टिव इसका स्ट्रैटेजी है, और ये इंडिविजुअल के लिए स्ट्रैटेजी, इसका 2 बोर्ड है। लेबर लॉ का 2 बोर्ड डिवाइडेड है, पहले तो एम्प्लॉयर्स एंड यूनियन। नेक्स्ट, कंसर्न अबाउट एम्प्लॉयमेंट राइट टू वर्क एंड टर्म ऑफ कंडीशन, टर्म उसका क्या कॉन्सेक्चुअल होना चाहिए या राइट्स क्या क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में बात करता है। तो ये हो गया हमारा लेबर लॉस कितने हैं, क्या है और क्यों होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब हो गया। तो अब हम पहले ये बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस ये हमारा पहला एक्ट है, जो कि 1936 में हुआ था, और ये हम पढ़ेंगे। आपको मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, श्योरिटी के साथ 100% बोल रही हूँ, ट्रिक्स के साथ पूरे याद करवा दूंगी मैं, लिख के रख लो, कहीं पूरे के पूरे इस क्लास में याद ना हुआ तो बोलना, ठीक है। तो और इसके साथ, हाँ, इसके साथ लास्ट ईयर जो PYQ सीरीज आए थे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं इसमें इंक्लूड की, वो भी डिस्कस करने वाले, तो आप बने रहिए लास्ट तक। तो इसके लिए मैं थेरी लाई हूँ बहुत सारा, जो कि है थेरी से रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थेरी थेरी से ज्यादा, मतलब थेरी आपको नहीं बोलूंगी ज्यादा पढ़ने के लिए, क्योंकि थेरी हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको समरी पढ़ाती हूँ, समरी से देखते कितने याद है, उसके बाद मैं आपको थ्री से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ ज्यादा पसंद है। स्टोरी वाइज अगर हम किसी टॉपिक को स्टोरी वाइज पढ़ेंगे ना, तो हमें ज्यादा अच्छे से याद, ये मैं स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करती हूँ, स्टोरी आप कुछ अच्छे से अपने खुद के लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए, ये नहीं कि जो रट्टा है जो बुक में है वो रट्टा मार लो और चले जाओ एग्जाम में, ऐसे नहीं होता है। उसको स्टोरी वाइज समझ के फिर वो ज्यादा आपके माइंड में ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक रहता है। सॉरी। तो पहले हम बात करते हैं पेमेंट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये होता क्या है, सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया, तो हम ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है, ठीक है, एक एक्ट है, इसके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है इसके,
इसके एप्लीकेशन का क्या है, इसका पीरियड क्या है, पीरियड्स, और फिर टाइम ऑफ पेमेंट क्या है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको स्टोरी वाइज समझ के कोई भी इंसान आएगा, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, ये क्यों आया है, किस लिए आया है, ताकि एक लेबर को, एक जो लेबर है उसको अच्छे से मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए बताओ जी। तो मिलना चाहिए टाइमली, हमारा पेमेंट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पेमेंट ऑफ वेजेस है, एक्ट 1936 पहला एक्ट यही है। तो टाइमली मिलना चाहिए, फिर क्या है, हमारा प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए, और फुल पेमेंट मिलना चाहिए, फुल पेमेंट हमारा मिलना चाहिए। ये नहीं कि कुछ इलीगल कुछ डिडक्ट कर दो, हाफ सैलरी दे दो हाफ मत, तो ऐसे तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो हमें ये सब उसके लिए ऑब्जेक्टिव थी। हम पहले बहुत ही मजदूरी करा देते थे और सैलरी नहीं देते थे, बहुत एक्सप्लोटेशन होता था वर्कर्स के साथ, बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो वो सबको दूर करने के लिए ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, टाइमली होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और फुल पेमेंट भी होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आप ये तीनों टाइमली, प्रॉपर, फुल पेमेंट, इन तीनों का ऑब्जेक्ट है इसका, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इसका ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल, ये जो हम रूल देखे हैं, हर कंपनी में तो होगा नहीं, जो इसके अंडर, इस गवर्नमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, जो इंडस्ट्रीज आते हैं, उसी इंडस्ट्रीज के अंदर ये एप्लीकेबल होगा। तो कौन से इंडस्ट्रीज है, तो हम ले लेंगे पहले फैक्ट्री, जो कि हमारा फैक्ट्री जो है, फैक्ट्रीज आते हैं, रेलवे आता है, रेलवे, और फिर उसके बाद हो गया हमारा इंडस्ट्रीज, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज के लिए पढ़ रहे हैं हम, इंडस्ट्रीज रिलेशन, फैक्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। ये है हमारा एप्लीकेशन, जहां जहां ये रूल्स फॉलो होगा। और उसके बाद ये सब तो होगा ही, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक लेबर आया, पहले उसे ये सब मिलना चाहिए, फिर वो फैक्ट्री के अंदर घुसा, फिर वो उसके लिए कितना टाइम, मतलब कितना टाइम के लिए काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा, फिक्स टाइम कितना होना चाहिए, तो वो है 1 मंथ। और 1 मंथ, और कब तक, मतलब उसका पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए, तो इसके अंदर टू डिवाइस का डिवाइड क्लासिफिकेशन है। अगर कोई कंपनी में 1000 वर्कर से ज्यादा है तो वो कितने दिन, 10 डेज के लिए। अगर 1000 वर्कर से कम है तो वो होगा 7। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके वर्कर्स कम है वो कम नंबर्स, और जिसके वर्कर्स ज्यादा हैं वो 10 डेज के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे कोई लॉजिक, कोई ट्रिक अपना जैसे आपको याद हो, वो आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं। इसमें कोई आप ये नहीं कि आप मेरा ट्रिक ही फॉलो करो, मैंने ऐसे ही अपने कॉलेज लाइफ में ऐसे ही मैंने पढ़ा था, तो मैं आप वही सेम ट्रिक आपको भी बता रही, ताकि जैसे मैं बच्चे, मतलब बच्चे टाइप के जैसे उनका सेंस होता है, जैसे पढ़ने का ट्रिक होता है, वैसे आपको बताना चाहती हूँ बस। आपको जैसे कैसे भी आपको इस क्लास में आपको ये सब याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये 1000 वर्कर से कम वाले का 7 डेज, और 1000 वर्कर से ज्यादा किसी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स हो तो उनके लिए 10 डेज। 10 डेज जैसे ये 1 मंथ का होता है 31 डेज, ये होता है किसी मंथ 31 30 डेज, तो ये 7 डेज, उसके बाद 7 डेज के अंदर आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, अगर ज्यादा जैसे 2 मंथ हो गया, तो आप इसके ये ऐप के थ्रू आप इन पे कंप्लेंट थोप सकते हैं। ठीक है, आपका फुल राइट बनता है इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने का। ठीक है, तो अगर इनका ज्यादा नहीं जाना चाहिए, भले इसके 4 दिन 5 दिन के अंदर दे दे वो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं जाना, 7 डेज आफ्टर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, चार, जैसे हम 4 इसमें टॉपिक पढ़े, कौन सा पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, एप्लीकेशन पढ़ लिए, फिर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, कितना फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जो कि फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड पीरियड, और कितना टाइम, कब टाइम होना चाहिए, टाइम ऑफ पेमेंट, हाँ, टाइम ऑफ पेमेंट। इसमें 4 टॉपिक इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का पढ़ लिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो 4 टॉपिक तो पढ़ लिए थे, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ पेमेंट। हाँ, जैसे यहाँ देख लो, एक कोई बंदा आता है किसी कंपनी में, ठीक है, तो वो तो पहले हमारा कोई कम ऑब्जेक्टिव देखेगा, हाँ वो कैसा पेमेंट करता है, क्या करता है, वो देखेगा। उसके बाद वो क्या करता है, मतलब कौन से इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होता है, फिर वो कब पेमेंट देगा, कितने दिन में देगा, ये होता है चारों। अब वो ये भी पता करना चाहेगा ना किसी, मतलब जैसे आप, आपके अंदर जानने की इच्छा होती है ना, वो कब क्या, किसी किसी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप काम करने जाओगे तो उसके पहले इन्फॉर्मेशन रिसर्च करोगे ना, तभी ना उसके अंदर जाओगे, या पहले चले जाओगे बिना उसके कुछ समझे सोचे, बिना इन्फॉर्मेशन लिए हुए। तो इसीलिए वो इंसान नया नया आता है किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो ये तो चारों जान लिया, अब वो जानना चाहेगा वो कैसे करेगा पेमेंट। ये नहीं कि ना चेक दे देगा उसको, तो चेक ही करने में उसको 10 डेज 15 डेज लग जाएगा, तो ऐसा भी तो चलेगा नहीं। तो ये भी पूछ रहा है किसी इंसान से कि हाँ भाई वो पेमेंट कैसे करेगा, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। ये भी इसमें मेंशन है
कि आजकल तो ज्यादा सब लोग यूपीआई कर रहे हैं, लेकिन इसमें यूपीआई नहीं चलेगा, क्योंकि यूपीआई से आप कितना कर पाओगे, दो तीन मिनिमम तो है, 1 लाख है, तो आप तीन चार वर्कर्स को करोगे, इसका लिमिट फिल होता है। ये नहीं कि तीन चार का आज करो, तीन चार का वो करो, ये नहीं, यूपीआई बिल्कुल नहीं हो सकता है इसमें। आप कैश कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, फिर अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं, और चेक दे सकते हैं। अगर वो इंसान रेडी है चेक के लिए, तभी आप, लॉ के अकॉर्डिंग तभी आप दे सकते हैं चेक, वरना नहीं। कैश हो गया, बैंक ट्रांसफर, सब प्रीफर यही करते हैं, और कोई कोई छोटे जो 1000 वर्कर से नीचे है वो ये प्रीफर करते हैं, और ज्यादा ज्यादा बैंक ट्रांसफर ही कर देते हैं पूरे एक साथ, बैंक ट्रांसफर मनी। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ पेमेंट। आप स्टोरी वाइज पढ़ रहे हो, ठीक है। स्टोरी पहले क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, फिर उनका क्या था, एप्लीकेबल कहाँ होते हैं वो है, फिर उनका फिक्स टाइम कितना होना चाहिए वो, और वो पेमेंट कैसे देंगे, कितने दिन तक देंगे, फिक्स टाइम क्या था, फिर अब मोड ऑफ पेमेंट, और उसके बाद इनका लीगल, हाँ अगर पेमेंट दे दिए ठीक है। ये नहीं कि आप जैसे किसी प्लान में जाते हो काम करने के लिए, तो आपका पहले कौन क्या कराता है, मेडिकल होता है, फिर सेफ्टी होता होगा, उसके बाद आप ड्रेसेस लोगे, जैसे हाँ हेलमेट हो गया, शूज हो गया, तो ये सब के लिए तो आपका डिडक्शंस होंगे। हाँ ये नहीं कि मेडिकल तो कंपनी कराते हैं तो ये भी डिडक्ट कोई कर लिया, तो ये सब के रोकने के लिए आपका लीगल, जो लीगली डिडक्ट कर सकते हैं वो एक रूल है, क्या क्या हम लीगली डिडक्ट कर सकते हैं सैलरी से, लीगल डिडक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। आपकी से शॉर्ट ट्रिक जो आप मैं बता रही हूँ डिटेक्ट करिए, आप रनिंग नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग का एडजस्ट कर लीजिएगा, इधर उधर लिख रही हूँ। तो लीगल डिडक्शन क्या क्या होना चाहिए, पहले तो अगर वो वर्कर जो हमारे कंपनी में काम आता है, काम करने आता है, तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई तोड़ फोड़ दिया, तो उसके लिए हम फाइन, या मिस बिहेवियर के लिए हम फाइन डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके जैसे अगर एब्सेंट कर दिया, 2 3 एब्सेंट के लिए हम उसका सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हाउस एकोमोडेशन हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका रेंट हम उसके सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं। फिर उसका जो हम पीएफ भरते हैं एवरी मंथ, पीएफ उनके साइड से अप्लाई करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए पीएफ के लिए हम पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का पैसा भी हम उनके सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं, अगर लॉ परमिट करता है तो। ये लॉ के अकॉर्डिंग, ये कंपलसरी नहीं है, अगर लॉ बोलेगा तभी आप करोगे, वरना नहीं। ये चारों कंपलसरी आप कर सकते हैं, अगर अगर आप दे रहे हैं, अगर कुछ मिसबिहेव किया है तो आप फाइन डेट कर सकते हैं, एब्सेंट है तो कर सकते हैं, हाउस रिकमेंडेशन दे रहे हैं, पीएफ का पैसा पेड कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप। ये लीगल डिडक्शन हुआ। अब ये भी आप जब लीगल ये है, तो इलीगल क्या होता है, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएंगे, तो इलीगल में क्या क्या होता है वो भी बता दो। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बनाई हूँ, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इलीगल क्या क्या होता है, तो इलीगल, इलीगल डिडक्शंस, हेडिंग डालो इलीगल डिडक्शन का। तो इलीगल होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, या ये आपका कोई किसी मंथ का सैलरी, जैसे आप उसके उधार लिए हो 10,000, तो ये नहीं कि एक ही मंथ में पहले कट कर ले, आपका भी पूरा अगर सैलरी कट कर दे देगा तो आप कैसे सरवाइव करोगे, इसके लिए उसके लिए भी कुछ रूल्स है। तो इलीगल डिडक्शंस क्या क्या होना चाहिए, पहले तो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल कुछ बोला और तुम डिडक्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अनअप्रूव्ड, कोई बिना अप्रूव किए आप डिडक्ट नहीं कर सकते, अनअप्रूव्ड डिडक्शन, डैमेजेस, क्या डिडक्शन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर पर्सनल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयर के लिए उसके लिए कोई पर्सनल, ये नहीं कि ना आप डिडक्ट कर कर और ले जाके अपने घर पे पार्टी करो, ऐसे नहीं होता। जो कि अगर कोई फाइन आप डिडक्ट करते हो तो कंपनी में ही यूज होता है, ये नहीं कि जितना सैलरी उससे ज्यादा डबल आप डिडक्ट कर लो और जाके अपने घर पे पार्टी करो, ये नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये हो गया इलीगल डिडक्शन। तो यहाँ होता है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का स्टोरी। इसमें ऑब्जेक्टिव, फिर हम क्या पढ़े, एप्लीकेशन पढ़े, फिर कितना टाइम होना चाहिए उसके लिए, फिक्स्ड पीरियड, फिर मोड ऑफ, फिर कैसे पेमेंट करना चाहिए उसको, पेमेंट ऑफ मोड ऑफ टाइम एंड पेमेंट होना चाहिए कब, टाइम ऑफ पेमेंट, फिर मोड ऑफ पेमेंट भी, मोड ऑफ पेमेंट, और फिर उसके बाद
लीगल डिडक्शन क्या क्या हो जाना चाहिए, होना चाहिए, फिर इलीगल डिडक्शन क्या होना चाहिए। हाँ, अगर बाय चांस अगर ये वर्कर जो मैं बताई थी ये वर्कर क्या काम करने, कोई लीगल डिडक्शन हो गया तो हम क्या करें, ये भी क्वेश्चन है। इलीगल डिडक्शन होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए इलीगल डिडक्शन हो गया है तो पर्सन क्या करेगा। तो इसके लिए इस एक्ट के अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 के एक्ट के अंदर हम एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं। इंस्पेक्टर, इसके लिए स्पेसिफिक इसी एक्ट के लिए हम इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं जो कि ये सब देखता है जो कौन सी इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो उसके लिए अपॉइंट करते हैं। अगर आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ, डिडक्ट कर लिया, बात नहीं मान रहा है, कुछ इलीगली हो रहा है आपके साथ, तो आप इसके कंपनी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप यहाँ कंप्लेन जाके कर सकते हैं इंस्पेक्टर को। और इंस्पेक्टर का काम क्या, इसका रोल क्या है वो भी बोल देती है, रोल इसका क्या क्या करने के लिए अपॉइंट हुआ है। तो इसका रोल है पहले तो एग्जामिन करने के लिए। एग्जामिन मतलब क्या होता है, एग्जामिन करने के लिए इसका मतलब पूरे रिकॉर्ड चेक करना, अच्छे से क्या गलत सही है वो सब चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए रिकॉर्ड जो जो पेमेंट वेज रिकॉर्ड है, किसका सैलरी कितना जा रहा है कितना डिडक्ट हुआ है वो सब एग्जामिन करने के लिए। फिर इंश्योर करने के लिए, इंश्योर करेगा किसी को डिले तो नहीं हुआ है पेमेंट देने में, डिले और इलीगल डिडक्शन ये सब इंश्योर करेगा। डिडक्शन पहले तो एग्जामिन पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद इंश्योर करेगा किसी को पेमेंट में देरी नहीं हुआ और किसी का इलीगल डिडक्शन तो नहीं है, सब मतलब पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेक करेगा, बैलेंस शीट तक चेक करेगा रिकॉर्ड वेजेस का। और उसके बाद ये करेगा अगर कोई अगर कंप्लेन, हाँ अगर मैं बताई ना अगर कोई कंप्लेन आ गया इसके पास तो ये इसका रोल है उसको इन्वेस्टिगेट करने का, इन्वेस्टिगेट करने का ये भी रोल है। पहले तो एग्जामिन करेगा, इंश्योर करेगा इलीगल डिडक्शन है कि नहीं, नो डिले होना चाहिए, और कंप्लेन आ गया इसके पास तो ये इन्वेस्टिगेट करेगा उसके रिगार्डिंग, उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग। हम्म, हाँ, तो अगर कोई मतलब अगर कोई पकड़ा गया, कोई कंपनी पकड़ा गया इलीगल करने में तो उसको क्या क्या पेनल्टीज मिल सकती है इस एक्ट के थ्रू। पेनल्टीज तो पेनल्टीज क्या क्या मिल सकती है, उसको क्या क्या देनी पड़ सकती है। तो अगर पहले बार अगर पकड़ा गया तो फाइन अप होगा उसके अकॉर्डिंग, कितना फाइन अप होगा, 7,500, 7,500 इतना फाइन होगा। अगर वार्निंग देने के बाद अगर सेकेंड टाइम वो करे तो उसके लिए, अगर रिपीट ऑफेंस रिपीट करता है वही काम तो हायर फीस देना हो सकता है और प्लस जेल। अगर कोई बोलता है ना एक बार अगर नहीं सुधरोगे तो दूसरी बार बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, तो हायर फीस भी देना, पेनल्टीज भी देना होगा आपको और प्लस ये भी जाना पड़ेगा जेल। तो ये तो हो गया समरी। तो याद हुआ कि नहीं आपको, सच सच बताना याद हुआ कि नहीं आपको। तो पेमेंट एक बार और कर लेते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ऑब्जेक्टिव था हमारा क्या था, समराइज करो। प्रॉपर होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, फुल होना चाहिए। एप्लीकेशन कहाँ होना चाहिए, तो फैक्ट्रीज रेलवे फैक्ट्रीज और फिर इंडस्ट्रीज में होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट कितना होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए। और कितना पेमेंट करना चाहिए कितने दिन के अंदर, अगर 1,000 वर्कर से ज्यादा है तो 10 डेज, 1,000 वर्कर से कम है तो 7 डेज में होना चाहिए। और उसके बाद ये पढ़े थे फिर कैसे करना चाहिए। हाँ, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट आप कैश कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक में अगर वो अप्रूव करता है तब आप चेक में कर सकते हैं अप्रूव, इफ अप्रूव। और उसके बाद इसमें इलीगल डिडक्शन क्या क्या, लीगल, हाँ पहले लीगल डिडक्शन क्या क्या होते हैं, लीगल डिडक्शन उसके बाद इलीगल डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लीगली डिडक्शन क्या होता है, एक तो पहले फाइन होता है, फाइन आप कर सकते हैं। अगर हाउस प्रोवाइड करे तो हाउस के बारे कर सकते हैं। फिर अगर वो इंसान वर्कर्स एब्जेंट होता है तो एब्जेंट का कर सकते हैं, जितने दिन काम करे उतने दिन का सैलरी देंगे ना, तो एब्जेंट का हम डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पीएफ उसका भर रहे हैं तो उसका भी डिडक्ट कर सकते हैं पैसा। और इनकम टैक्स अगर लॉ अप्रूव करता है आपको डिडक्ट करने का तो आप वो डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया लीगली डिडक्शन। और एक और होता है आप इलीगल क्या होता है, इलीगल डिडक्शन क्या होता है, तो ये होता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारा अनअप्रूव्ड, बिना कोई अप्रूव के आप डिडक्ट नहीं कर सकते, अनअप्रूव्ड डैमेजेस, अनअप्रूव्ड डैमेजेस। और उसके बाद
पर्सनल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये। और फिर उसके बाद इसके लिए इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है। अगर कोई गलत काम तो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है। उसका रूल क्या होता है, इंस्पेक्टर रोल, तो ये क्या करता है, पहले एग्जामिन करेगा, आप ऐसे याद करें, एग्जामिन, इंश्योर करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा, बस ये तीन ही रोल है इसका। EEI, डिले, नो डिले और इलीगल डिडक्शन का ये काम करेगा। और फिर नेक्स्ट, हाँ, अगर कोई पकड़ा गया, अगर कोई गलत काम इलीगल में पकड़ा गया तो उसके लिए क्या है, कैसे प्रोसेस है, तो उसका हम प्रोसेस करेंगे। उसको पहले फाइन अप होगा, पहले फाइन देना पड़ेगा उसको 7,500 का। फिर सेकंड है, अगर वो फिर से रिपीट करता है, वही गलती सेम रिपीट करेगा, तो उसके लिए हायर फीस देना होगा, हायर फीस, इससे भी ज्यादा हायर, प्लस वो जेल में जा सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कंप्लीट है, पूरा यही होता है। इस एक्ट के अंदर आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो इतना ही कुछ आएगा, ये आप रोल के हिसाब से याद कर सकते हैं। एक पेमेंट, जैसे कि इंसान को एग्जाम्पल लेकर, इंसान को यहाँ एग्जाम्पल लेके आप इसके स्टोरी बनाकर कि हाँ पहले गांव से आएगा कहीं काम करने के लिए, क्या क्या उसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लीगल डिडक्शन हो जाएगा, अगर वो कुछ गलत हो गया तो हम कहाँ उसे कंप्लेंट कर सकते हैं, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ? तो एक बार देख लेते हैं हमारा थ्योरी क्या है क्या नहीं, बस ऊपर ऊपर से, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये सब जो भी पीडीएफ में जो भी करा रही है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल है जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि एडू मास्टर सोनी करके है टेलीग्राम चैनल। हम्म तो ये जो पेमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू रेगुलेट पेमेंट है वेजेस है टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय पर्सन, हाँ वेजेस मिलना चाहिए उनको भाई। और ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, एक तो फैक्ट्री, रेलवे, इंडस्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी को गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 30 मंथ, मतलब मैंने क्या बोला, 30 मंथ 90 डेज के अंदर, 3 मंथ उसको देते हैं टाइम, तो 90 डेज के अंदर उसको नोटिस देते हैं, फिर उसके बाद प्रोविजन उस पर एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। और दिस एक्ट कब किस पे एम्प्लॉय, किस पे ये प्रीफर करता है, जिसका कौन से वर्कर पे ये होता है, तो जिस वर्कर का सैलरी 24,000 से कम है, 24,000 से लेस है, उस पे ये एप्लीकेबल करता है, उसी वर्कर पे। ये नहीं किसी का 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, बड़े प्रोफेशन का है तो उस पे नहीं, जो वर्कर के सैलरी 24,000 से नीचे है पर मंथ, तो उन पे ये अप्लाई होता है। और उसके बाद रिलेशन के, माइंस के, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऑयल फील्ड्स, ये सब इन सब के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, जो कि कंपनी है, ये सब के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज है और यही रूल कर सकता है, रूल बनाएगा, न्यू न्यू जो भी निकलेगा। और अदर जो भी रिलेशन, अदर केसेस है वो स्टेट बना सकता है, स्टेट उसको ऑर्गेनाइज करेगा। और वेजेस किस फॉर्म में हम वेजेस देते हैं, मनी के फॉर्म में उसकी जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो मनी के थ्रू उसको हम अवॉर्ड करते हैं। रेन्यूमरेशन क्या होता है, पेबल अंडर द अवार्ड और सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम वो कोई करता है, ओवर टाइम करता है तो उसका भी तो हम सैलरी ऐड करके देंगे ना सैलरी में, तो वो होता है। फिर एडिशनल अगर कोई स्कीम में हो गया, कोई लॉ के हमें बोनस देना पड़ा तो वो हम देंगे। फिर एनी सम ऑफ रीजन टर्मिनेशन, अगर वो काम छोड़ रहा है, अगर काम टर्मिनेट करे तो उसके पहले हम पूरा उसको सेटलमेंट कर देंगे। ये हो गया वेजेस के थ्रू। और इसमें क्या क्या नहीं आएगा, वेजेस में हमारा बोनस नहीं आएगा, और हाउस एकोमोडेशन और स्टडी, लाइट्स, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और सर्विस इंक्लूड, वो सब नहीं आएगा। एनी कंट्रीब्यूशन पेड और एम्प्लॉयर, वो अलग से हम एडिशनल ऐड करेंगे। पेंशन और प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा। फिर इन ट्रैवलिंग अलाउंस, हम ट्रैवलिंग जैसे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं उसमें, तो उसमें ये सब डज नॉट इंक्लूड, इसमें वो सब मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट, एवरी एम्प्लॉयर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट और वेजेस। जैसे एक मैनेजर के अंदर कोई वर्कर काम करता है, तो ये वर्कर और इधर मैनेजर है, तो इसके सैलरी के लिए ये जो उसके ऊपर वाले अथॉरिटीज है ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ले सकते हैं आप, जैसे सुपरविजन, कंट्रोल, एम्प्लॉयर सुपरविजन के अंदर काम कर रहा है तो ये सुपरविजन में हो जाएगा। फिर अगर अपन रेलवे में एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो काम कर रहा है वो हो गया। इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो मैंने जैसे बताया कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करता है, जो कि होता है क्या होता है, वर्कर बोल सकते हैं या लेबर बोल सकते हैं, यही होता है।
बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन एम्प्लॉयर्स, ज्यादा से ज्यादा यही होते हैं एम्प्लॉयर्स। फिर फिक्स ऑफ वेज पीरियड, वेज पीरियड फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है मैंने बताया था आपको, 1 मंथ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और फिर हाँ, अगर इसका टाइम ऑफ पेमेंट वेजेस कितना है, अगर 1000 वर्कर से कम है तो 7 डेज में, अगर 1000 वर्कर से ज्यादा है तो आपको 10 डेज देना पड़ेगा। और एक्सपायरी ऑफ 2 वर्किंग डेज, अगर अगर कोई टर्मिनेट कर रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई टर्मिनेट कर रहा है तो उसके जहां तक वर्किंग, जैसे आपको 28 को जाना है, ठीक है, टर्मिनेट कर रहे हैं तो आपके 26 तक आपको हो जाना चाहिए, 2 वर्किंग डेज के अंदर, 27, ये 2 डेज के अंदर आपका पूरे टर्मिनेट फिक्स्ड पूरा फुल पेमेंट हो जाना चाहिए, जो कि आपको जो भी अपना अमाउंट बचा हुआ है फुल पेमेंट क्लियरेशन हो जाना चाहिए। और ये वर्किंग डेज में ही होना चाहिए, कोई हॉलीडेज में कोई थी में नहीं होना चाहिए, बाद में दूंगा ये दूंगा वो सब नहीं चलेगा, वर्किंग डेज में ही आपको कंप्लीट करना है। ऑल वेजेस शैल बी पेड इन क्वाइन में हो जाता है, करेंसी नोट, चेक, अगर लॉ परमिट अप्रूव होता है तो, अगर वो ऑथराइज करता है तो क्रेडिट इन बैंक अकाउंट से ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम डिडक्ट क्या कर सकते हैं लीगली, डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, deduction from every payment made the employed person to employer shall be deduction from wages। फाइन्स होता है, जैसे मैंने क्या बताया था, फाइन्स हम कर सकते हैं, हाउस एकोमोडेशन कर सकते हैं, और पीएफ के लिए कर सकते हैं, और फिर क्या था और दूसरा, अगर वो एब्सेंट होता है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी एब्सेंट, और इनकम टैक्स का, अगर कुछ लॉस किया, लॉस ऑफ वेजेस रिजनली होल्डिंग इंक्रीमेंट, तो उसके लिए हम डिडक्ट कर सकते हैं, और सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब उधर है, आप जिस ड्यूटी ये सब क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं, और लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, ये सब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जो कि ये 5 है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये सब आप पढ़ सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और उसके बाद अगर कोई डिडक्शन, अगर टोटल अमाउंट, कोई आपका पेमेंट है 100%, ठीक है, कितना भी हो आपका 100% पेमेंट हो, अगर कुछ डिडक्ट करना है तो अगर कोऑपरेटिव ऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर है तो आप 75 ऑफ वेजेस कर सकते हैं, इसका 75% आप इसका डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और नॉर्मल इश्यू से, कोई और आम आदमी जैसे होता है ना, नॉर्मल इंसान, लो क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, उसका आप तो ज्यादा 50% से ज्यादा नहीं कर सकते डिडक्ट, उसके वेज से शेल नॉट बी डिडक्ट बियॉन्ड द 50%। और फाइन, फाइन टोटल अमाउंट फाइन इन वेज पीरियड शेल नॉट, 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फाइन्स, 3% से इधर 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो फाइन शेल इम्पोज ऑन एम्प्लॉय पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ, हाँ, अगर कोई बच्चे से आप काम करवाओगे, ये तो पहले ही इसके लिए बहुत कंप्लेंट हो चुकी है, बच्चे से आप काम नहीं कर सकते, अगर बाई चांस आप बच्चे से काम करवाते हो, 15 साल से नीचे है, 15 ईयर से नीचे है, उस पर आप अगर कुछ भी डैमेज भी कर दिए तो आप उस पर फाइन नहीं लगा सकते हो, ये है फाइन, उस पर नो फाइन। और ये फाइन का सेटलमेंट, नो फाइन पेबल्स शेल बी रिकवर्ड बाय इंस्टॉलमेंट और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। अगर कोई आपका फाइन लग गया, किसी इंसान पे फाइन लग गया, हाँ 50,000 का, 50,000 आप पहला मंथ में सैलरी दी, सेकंड मंथ में सैलरी दी, 3 मंथ में सैलरी दी, अगर आपको 6 मंथ 7 मंथ के बाद याद है तो हाँ इस पे फाइन था मुझे डिडक्ट करना है करके, तो आप 90 डेज बाद आप एक पैसा भी डिडक्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से ही डिडक्ट करना है। इसके बाद में आप बोलते हैं हाँ मैं तो भूल गया, ये हो गया वो हो गया, तो उसके बाद अगर 90 डेज आपका एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ एक पैसा भी डिडक्ट नहीं कर सकते, उस पर कोई फाइन नहीं लगेगा। एवरी फाइन शेल बी इम्पोज्ड ऑन द डे एक्ट ऑन ओमिशन इन रेस्पेक्ट विच इज इम्पोज्ड, अगर वो छोटा है, काम छोटा है, तो उसके पहले जितना भी है आप उससे क्लियर कर लीजिएगा फाइन। ऑल फाइन शेल बी रिलीज अप्लाई द पर्पस ऑफ बेनिफिशियल ऑफ पर्सन इन द फैक्ट्री, जो भी फाइन उस पर लगेगा वो बेनिफिशियल होगा फैक्ट्री के लिए ही, तो ये सब है। फिर डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर एब्सेंट है तो वो भी डिडक्ट होता है, लॉस है उसके लिए भी डिडक्शन होता है। अगर कोई वर्कर्स है आपसे एडवांस लिया है, जैसे ये बॉस हो गया, ठीक है, ये बॉस है, उससे आप पहले ही काम स्टार्ट होने से पहले आप उससे 500 एडवांस ले लिए हो, ठीक है, एग्जांपल ले लो, तो आपको जो आपको सैलरी देगा 1 मंथ के बाद उससे तो डिडक्ट करेगा ना, तो वही है, अगर आप उससे एडवांस लिए हो तो वो डिडक्ट करेगा आपके वेजेस से। नेक्स्ट, मेंटेन रजिस्टर, वो जो जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके लिए है, वो रजिस्टर मेंटेन करना है उसको, और ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, रिकॉर्ड और रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। एवरी एम्प्लॉयर शेल मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड पर्सन एम्प्लॉयड एंड वर्क परफॉर्म वेजेस एक्सेट्रा, उसमें सब मेंटेन होना चाहिए, क्या है कैसे है, ताकि इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है वो सब इसका चेक कर सके।
एवरी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व फॉर 3 years, और हर 3 साल प्रिजर्व होना चाहिए आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड, 3 years तक प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इंस्पेक्टर, जो कि इस एक्ट के अंदर इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, इसका रूल्स क्या होता है? इंस्पेक्टर फैक्ट्री एक्ट, अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे तो और इसके बारे में हम डीपली जानेंगे जी क्या है और क्या नहीं है। शेल बी इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर को, और क्या करता है? एग्जामिन, इंक्वायरी करता है, फिर इन्वेस्टिगेट करता है, सुपर पेमेंट ऑफ वेजेस को चेक करता है, जो कि हम पहले ही अपने समझ में पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में। और क्या करता है? रजिस्टर को रिकॉर्ड मेंटेन स्पोर्ट अदरवाइज स्टेटमेंट पर्सन में कंसिडर नेसेसरी। अगर सीज, हाँ, अगर कोई कंप्लेंट में पकड़ा गया, जैसे कोई लीगली काम करते, तो वो एक्शन, उसको एक्शन भी लेने का परमिशन है, और वहाँ का वो कंपनी सीज भी कर सकता है। सीज मतलब क्या होता है? फुल बंद करना। सीज जैसे होता है ना, टीवी में आप देखते हैं ना, कोई ताला लगाकर लाल उसमें अपना सील लगा देते हैं, उसको सीज बोलते हैं। अब क्लेम करना, अगर क्लेम रेजिंग डिडक्शन और डिले इन पेमेंट, अगर आपका पेमेंट डिले हो गया या कुछ हो गया, आपका डिडक्शन ज्यादा हो गया, होना चाहिए 500 तो आपको 2000 डिडक्शन हो गया, डिले देना चाहिए 2 दिन के बाद तो दे रहा है 2 महीने के बाद, तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। डिडक्शन हैज बीन मेड और वेजेस डिलेड, एनी एप्लीकेशन कैन बी मेड और कंसर्न अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी को डायरेक्ट कर दिया, सेम शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन और ड्यू डेट ऑफ वेजेस। तो रेजिंग आउट पेमेंट डिले क्या क्या होना चाहिए, वो सब कितना होना चाहिए वो भी है, आप ये सब पढ़ सकते हो। हाँ, अपील करने का भी, मेन अपील, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट, यहाँ 3 स्टार आप डाल सकते हैं। An appeal against the other dismissing application may be preferred within 30 days from the date of which order was made by the employer. The total sum of director paid exceeds 300 or direct imposing the employer financial liabilities exceeding the 1000। अगर एम्प्लॉयर का कुछ डैमेज हो गया तो ये इम्पोज कर सकता है, अपील कर सकता है, जो इसका भी होता है। बाई एनी पर्सन डायरेक्टेड बाई पे पेनल्टी, अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसको पेनल्टी फीस पे करना, अगर कोई डायरेक्टेड है तो पे द पेनल्टी। बस, तो क्या आप रेडी हैं हमारे क्वेश्चन के रास्ते में और आगे जाने के लिए? तो क्लासेस तो अभी हम पूरा सेमराइज भी कर लिया और थ्योरी पार्ट भी पढ़ लिया, जिसके आपने देखा एक एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 के, ये पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट भी नहीं बचा रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? Under the Payment of Wages Act, which establishment employing not less than 1000 employees shall be paid within dash of the wage month? बताइए बताइए। तो इसका आंसर है 10 days। अंडर द पेमेंट एक्ट, मैंने बताया था ना, अगर 1000 से ज्यादा है तो उसके लिए 10 days, अगर 1000 से कम है तो उसके लिए 7 days। ये है दोनों एक्ट। तो ये 1000 से ज्यादा है तो उनका होना चाहिए 10 days होना चाहिए। अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेज शैल बी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 1000 से कम है तो उनका होना चाहिए 7 days। यही हो गया, देखिए मैं बोलती ना ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस शैल नॉट बी, अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसका कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50% से उनका पेमेंट डिडक्ट नहीं होना चाहिए, समझे? ये होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट वेज एक्ट 1936, नो फाइन शैल बी इम्पोज बाय एन एम्प्लॉयर ऑन, किस पे फाइन नहीं लगा सकता? वो मैं बताई थी ना आपको, अ पर्सन हु इज अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स, जो बच्चा है 15 साल के नीचे है, उस पर आप 1 रुपए भी फाइन नहीं लगा सकते। Next, if a person is employed in a establishment which with more than 1000 worker, wage must be paid before, आप अच्छे से आपको पता है 1000 वर्कर से जिसका ज्यादा है वो कितने 10 days के अंदर उसको पेमेंट होना चाहिए, 10 days के अंदर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड लेबर फोर्स, विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल्स के अंदर होना चाहिए? तो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका पीवाई क्यू, ये सब पीवाई क्यू है, कोई खुद से नहीं बने, पीवाई क्यू ही क्वेश्चंस आए हैं। तो पीवाई क्यू क्वेश्चंस ये आर्टिकल्स के थ्रू ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, देख लीजिएगा। तो कौन से एक्ट है? तो एक्ट नंबर 23। नेक्स्ट,
द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अप्लाइज टू एम्प्लॉय ड्राइंग वेजेस नॉट एग्जिस्ट। जो एम्प्लॉयज करता है, एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, वो कितना अपने ड्रॉ कर सकता है? ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग वो होता है जो अपने काम, अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉल करते हैं। एम्प्लॉयर अपने काम, खुद के काम के लिए पैसा इन्वॉल्व करता है, उसको बोलते हैं हम विड्रॉल। और ड्राइंग्स तो कितना नहीं, किसी कितने पैसे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 24,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ। ये हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिशेबल डिडक्शन अंडर द एक्ट? किसके थ्रू नहीं होना चाहिए? कौन सा हमारा इलीगल डिडक्शन है? पॉलिटिकल, सोशल सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, जो हमारे सोशल स्कीम्स अगर कोई सिक्योरिटी देता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, सोशल वेलफेयर भी हम पढ़े थे। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं, ये नहीं है हमारे डिडक्शन का अंडर एक्ट। डिडक्शन के अंडर एक्ट हमें इलीगल डिडक्शन है ये। ठीक है, तो ये सब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी हूँ, जो कि प्रैक्टिस आप टोटल पूरा 50 क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। उसका मैं आंसर भी 40 क्वेश्चन है, सॉरी 40 क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। और मैं इसके लिए 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि इसका टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस दूंगी मैं। ठीक है, ये लेबर लॉ जब कंप्लीट करा लूंगी, लेबर लॉ क्या, अभी एक एक एक्ट का आप 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मोर देन एनफ। 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और पीवाई क्यू जो मैं कराई वो पीवाई क्यू क्वेश्चन है इसके एक एक्ट के अंदर, और 40 क्वेश्चन कर लिए, काफी है। और जब ये लेबर लॉ का मैं पूरा फुल 13 एक्ट करा लूंगी, 13 क्लास करा लूंगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 प्लस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जब मैं क्लास कराऊंगी तभी आपको पीडीएफ वहां अपलोड कर दूंगी, इसका भी और उसका भी। 13 डेज, जब क्लास 13 क्लास करा लूंगी, 13 एक्ट पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा लेबर लॉ, तो मैं आपको अपलोड कर दूंगी वहां टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्लास यही होता है कंप्लीट लेबर लॉ का। कैसा लगा क्लास, आप यहाँ कमेंट करके, वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट, आपको मेरा ट्रिक्स कैसा लगा और पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा? आज तक मैंने 2-3 साल तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिया है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया है। और हाँ, एक्सपीरियंस है, साथ में अपना जो अपना प्रिपरेशन में टाइम लगाई थी उसके साथ साथ आपको ये सब पढ़ा रही हूँ। ये नहीं कि कोई और भी एग्जाम का ये कर रही साथ में। और ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन क्लासेस भी कराती हूँ ये एग्जाम के लिए। इसके लिए थोड़ा मुझे टाइम लगना चाहिए, टाइम लगता है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगा। नेक्स्ट क्लास लेबर एक्ट के थ्रू, इसमें होगा, कल होगा मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। तो बाय बाय, आप लोग का शुक्रिया लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं मेरे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।